नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीणा, आर्ट्स कॉलेज अलवर से। आज जो अपना पेपर है बीए पार्ट द्वितीय का द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें आज हम केंद्र और राज्य के संबंधों पर चर्चा करेंगे, केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को देख चुके हैं, प्रस्तावना को देख चुके हैं। उसमें ये तो हमें ज्ञात हो ही गया कि भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है। संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण रखता है, बट मूलतः भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है। तो संघात्मक संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वो है शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य संबंधों की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि स्पष्ट है कि शक्ति विभाजन होते हुए भी ऐसे बहुत सारे बिंदु, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे पॉइंट इस तरह के हैं जहां केंद्र जो है, राज्य जो है वो कहीं ना कहीं शक्तिशाली नज़र आता है या राज्य के विषयों पर कानून बनाने के लिए सक्षम होता है। तो इसी संदर्भ में आज अपना जो टॉपिक है वो केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों को हम डिस्कस करेंगे। तो संघीय संविधान राष्ट्रीय प्रभुता तथा राज्य प्रभुता के बीच सामंजस्य पैदा करने का प्रयत्न करता है। संविधान के अंतरंग में कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जो सामंजस्य के तौर तरीकों पर प्रकाश डालते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना करने वाली संघीय प्रणाली को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था में संघीय सरकार शक्तिशाली तो होती है, किंतु राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र में कमज़ोर नहीं होती। अर्थात केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। साथ ही दोनों सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता भी इस व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघवाद का बुनियादी तत्व शक्तियों का विभाजन। सहकारी संघवाद में शक्तियों के विभाजन के उपरांत भी केंद्र एवं राज्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाता है। यह सहयोग केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों के बीच ही नहीं, अपितु विभिन्न प्रादेशिक सरकारों एवं असंख्य राजनीतिक संरचनाओं के मध्य में भी दिखाई देता है। भारतीय संविधान में ऐसी स्थिति को अपनाने की चेष्टा की गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के परस्पर संबंध जो हैं वो बने रहें। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें, जिसमें केवल केंद्र सरकार की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और अवशेष शक्तियां जो हैं वो राज्यों को दी गई हैं। भारत के संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की एक अधिक निश्चित और स्पष्ट योजना बनाई है। संविधान के आधार पर संघ तथा राज्यों के संबंध को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध, दूसरा है केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, तीसरा है केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। आज हम केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों पर चर्चा करेंगे। संघ में राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन उन 3 सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। संघ सूची की अगर हम बात करें तो संघ सूची में वो राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है जिनके संबंध में संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाना आवश्यक है। इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। इस सूची में 97 अर्थात 97 विषय हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं: रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मामले, युद्ध एवं संधि, देशीकरण व नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक, तार, टेलीफोन व बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खान व खनिज। अर्थात ये वो विषय हैं या ये वो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है और इन सबको संघ सूची में रखा गया है। दूसरी है अपनी राज्य सूची। इस सूची में साधारणतः वो विषय रखे गए हैं जो क्षेत्रीय महत्व के हैं। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्यों की व्यवस्थापिका को प्राप्त है। इस सूची में 66 विषय हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं: पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य,
कृषि, सिंचाई और सड़कें, अर्थात ये राज्य सूची के वो विषय हैं जिन पर राज्य ही कानून बना सकता है। तीसरी है समवर्ती सूची। इस सूची में साधारणतः वे विषय रखे गए हैं जिनका महत्व संघीय और क्षेत्रीय दोनों ही दृष्टि से है। इस सूची के विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों को ही कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यदि इस सूची के किसी विषय पर संघ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हों तो सामान्यतः संघ का कानून ही मान्य होगा। अर्थात किसी विषय पर कानून बनाने पर दोनों केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो जाता है तो मान्यता संघ की ही मानी जाएगी। इस सूची में कुल 47 विषय हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं: फौजदारी तथा विधि प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व, शिक्षा और वन। अर्थात इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र की बात सर्वोपरि होगी या केंद्र जो कानून बनाएगा वही सर्वोच्च या वही कानून मान्य होगा। देखिए, मूल संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया था या किया गया है, उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य सूची के 4 विषय, जिसमें शिक्षा, वन, वन्य जीव जंतु और पक्षियों का रक्षण और नापतोल, ये जो विषय हैं वो समवर्ती सूची में कर दिए गए हैं। और समवर्ती सूची में एक नवीन विषय 20 के जिसमें है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था के परिणाम स्वरूप गणना की दृष्टि से अगर हम देखें तो राज्य सूची के विषयों की संख्या घटकर 62 रह गई है और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। लेकिन यह स्थिति सिर्फ गणना की दृष्टि से है। संविधान के अध्ययन के अंतर्गत गणना की तुलना में अधिक महत्व संवैधानिक दृष्टि का होता है, अर्थात मूल संविधान में क्या है हम इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो संवैधानिक दृष्टि से अगर हम आज भी बात करें तो संघीय सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय ही हैं। अवशेष विषयों की जहाँ तक बात है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण का जो अधिकार है वो इकाइयों को प्राप्त है, लेकिन भारतीय संघ में कनाडा के संघ की तरह अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति संघीय व्यवस्थापिका को प्रदान की गई है। अर्थात जो अवशेष विषय, जो विषय संघ सूची, राज्य सूची या केंद्र सूची में बच गए हैं, रह गए हैं, अर्थात ऐसे अवशेष विषय जिन पर कानून निर्माण का जो अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में तो इकाइयों को है, लेकिन भारत में अवशेष विषयों पर जो कानून निर्माण की शक्ति है वो संघीय व्यवस्थापिका को प्रदान की गई है। अब सवाल ये है कि ऐसे कौन से विषय हैं या कौन से पॉइंट हैं, कौन से बिंदु हैं जिसमें राज्य सूची के विषयों पर संसद को व्यवस्थापन की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करते हैं वो है कि सामान्य संविधान द्वारा दिए गए शक्ति विभाजन का उल्लंघन वैसे तो किसी भी संस्था द्वारा नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर और राज्य सूची और किसी भी राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा संघीय सूची के किसी भी विषय पर निर्मित कानून अवैध होगा। अर्थात संघीय व्यवस्थापिका या संसद राज्य सूची पर किसी प्रकार का कानून नहीं बना सकती और ना ही राज्य व्यवस्थापिका जो है अर्थात राज्य जो है वो संघीय सूची पर किसी भी विषय पर कानून ना ही बना सकता है। लेकिन संसद के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची पर के विषय पर कानून निर्माण का जो अधिकार है वो संसद को दिया जा सकता है। अर्थात संसद निम्नलिखित कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर राज्य जो सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बना सकती है, जिसमें पहला हम लेते हैं राज्य सूची का विषय केंद्रीय महत्व का होने पर, जिसमें संविधान 249 अर्थात अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर लेती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है
तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसकी मान्यता केवल 1 वर्ष तक रहती है। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पुनः स्वीकृत करने पर इसकी अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि और हो जाएगी। इसकी अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी यह 6 माह तक प्रयोग में आ सकता है। अर्थात राज्यसभा की देखिए ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है कि वो कोई भी राज्य सूची के विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है तो संबंधित राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा पॉइंट है अपना, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर। इसमें अनुच्छेद 252 कहता है या 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास कर यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के कितने विषयों पर संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात स्वयं राज्यों के विधानमंडलों द्वारा भी प्रस्ताव पारित करके ये इच्छा व्यक्त की जा सकती है कि अमुक विषय पर संसद कानून का निर्माण करे, तो उन विषयों पर कानून के निर्माण का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त हो जाएगा, या उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्यों के विधानमंडल न तो फिर इसमें संशोधन कर सकते हैं और ना ही इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अपन इसमें ले सकते हैं, संकटकालीन घोषणा होने पर। देखिए अनुच्छेद 250 संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायी शक्ति पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है। इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्वतः चलते रहेंगे। अर्थात देश में कोई संकटकालीन घोषणा हो जाती है आर्टिकल 250 के अकॉर्डिंग, तो ऐसे समय में राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है।